हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक न्यू टॉपिक के साथ क्लास स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले कुछ इंट्रोडक्शन है जिसके बारे में बता दे रहा हूँ। वो भी हमारे एग्ज़ामिनेशन पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग जानेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट बायोलॉजी को पढ़ते हैं, लेकिन बायोलॉजी एक्चुअल में होता क्या है उसके बारे में वो लोग जानते नहीं। तो खैर चलिए शुरू करते हैं। टू द पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी, जिसका हिंदी मीनिंग होता है जीव विज्ञान। ठीक है, तो बायोलॉजी मीन्स होता क्या है? तो बायोलॉजी टर्म होता है सजीवों के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। सजीवों के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो ये जो बायोलॉजी शब्द है इसको किसने दिया था, किसने डिराइव किया था? तो जिसने डिराइव किया इन्हें इनका फादर कहा गया, यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? वो है अरस्तु। वो है अरस्तु। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। पहला पॉइंट, बायोलॉजी किसे कहेंगे? सजीवों के अध्ययन को जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी कहते हैं। दूसरा, बायोलॉजी शब्द किसने दिया था, यानी बायोलॉजी के फादर कौन कहे जाते हैं? तो बायोलॉजी के फादर होते हैं अरस्तु। ठीक है, अब देखिए इस बायोलॉजी को, क्योंकि ये बहुत ही वास्ट बड़ा सब्जेक्ट है, छोटा नाम पढ़ने में लग रहा है लेकिन है एक्चुअली बड़ा। तो इसको पढ़ने के लिए इसको दो पार्ट में बांटा गया है ताकि इसका अध्ययन आसानी से किया जा सके। तो इसको दो पार्ट में बांटा गया है। एक पार्ट इसका नाम रखा गया जूलॉजी, और दूसरा पार्ट का नाम रखा गया बॉटनी। अब जूलॉजी, जिसका हिंदी मीनिंग होता है जंतु विज्ञान। ठीक है, और बॉटनी का अर्थ होता है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति का अर्थ होता है पेड़ पौधे। यानी इस पार्ट में, बॉटनी वाले पार्ट में केवल हम लोग पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। और जो जूलॉजी वाला पार्ट है इसमें केवल जंतु, प्राणी, छोटे जीव जंतु, ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय हो, सभी का अध्ययन हम लोग जूलॉजी में करते हैं। जंतु का याद रखें। और इसमें केवल और केवल वनस्पति यानी पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। इनके भी फादर हैं। जूलॉजी के फादर कौन है, यानी याद रखिएगा इसको, फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी भी अरस्तु को ही कहा गया। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? अरस्तु। उसी तरीके से फादर ऑफ बॉटनी, ये है थियोफ्रेटस। याद रखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। सीधा क्वेश्चन आपसे पूछेगा सजीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो ये तो रेयर क्वेश्चन है, छोटे बच्चों के लिए क्वेश्चन है कि पूछा जाता है, लेकिन एग्जामिनेशन पर्पज से ये क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट है। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? तो अरस्तु। ठीक है, नेक्स्ट फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? अरस्तु। नेक्स्ट फादर ऑफ बॉटनी किसको कहते हैं? तो थियोफ्रेटस को कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में जो कॉमन है, देखिए जंतु और
पेड़ पौधों की जो बात करते हैं तो जंतु और पेड़ पौधे ये दोनों सजीव की कैटेगरी में आता है, यानी दोनों क्या है, सजीव है। ठीक है, और सजीव है तो इनमें कुछ कॉमन चीज़ भी है, तो वो जो कॉमन है उसके बारे में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। उस कॉमन थिंग्स का नाम है सेल, जो कि आज हम लोग उसके बारे में स्टडी करें। सेल जो होता है वो होता क्या है, किसने उसको खोजा, उस महाशय का नाम क्या है। तो जंतु और पादप में जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो है हमारा सेल, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं कोशिका। कोशिका हिंदी में उसको हम लोग कोशिका कहते हैं। चलिए उस सेल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो देखिए सेल का हिंदी मीनिंग हो गया कोशिका। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ है कि सेल, ये जो सेल है ये इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है, ये याद रखिएगा। तो सेल को साइंस के टर्म में, यानी साइंस में इसका नाम क्या है, साइंस, इन टर्म ऑफ साइंस, या सीधा सीधा लिखेंगे साइंस कैटेगरी में, साइंस कैटेगरी में इसे सेल को क्या नाम दिया गया, साइटो। सेल को साइटो बोलते हैं, यानी कि सेल को साइंस में हम लोग साइटो कहते हैं। ठीक है, और इसी के नाम पे हम लोग बोलते हैं कि सेल का जो स्टडी होता है, यानी सेल का जो अध्ययन होता है, सेल का जो अध्ययन हम लोग करते हैं उसे हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं, साइटोलॉजी। क्लियर? तो देखिए सेल ये इंग्लिश वर्ड था। ठीक है, और इस इंग्लिश वर्ड से हमारा मीनिंग निकल रहा था कोशिका। ठीक है, तो इस सेल को साइंस के टर्म में, यानी साइंस की भाषा में हम लोग इसको साइटो कहते हैं, जिसका भी अर्थ होता है कोशिका। और ये जो साइटो वर्ड है इसी से जुड़ा हुआ है साइटोलॉजी, चूँकि साइटो मीन्स क्या होता है, सेल। तो सेल का जो अध्ययन हो गया उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोलॉजी। इज इट क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब पूछता है कि अब ये सेल जो है, कोई ऐसा होगा व्यक्ति जो सेल को खोजा होगा। तो सेल को खोजने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे रॉबर्ट हुक। ठीक है, सेल को ढूंढने वाले, निर्जीव कह सकते हैं, निर्जीव सेल को ढूंढने वाले। अगर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले सेल को किसने खोजा, सबसे पहले सेल को किसने खोजा, तो आंसर आएगा हमारा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक कब खोजा था, तो 1665 ईस्वी में ढूंढा था इन्होंने, 1665 ईस्वी में इन्होंने ढूंढा था सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद चूँकि इन्होंने एक कॉर्क में, मतलब एक कॉर्क में इन्होंने सेल की खोज की थी। कॉर्क में इन्होंने सेल की खोज की, सेल की खोज की। कॉर्क मीन्स क्या होता है, तो लकड़ी का एक टुकड़ा, लकड़ी का एक टुकड़ा जो होता है, लकड़ी का टुकड़ा कह सकते हैं या लकड़ी का गुटका कह सकते हैं। लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा गोल सा होता है या चौकोर सा होगा, उसे ही कॉर्क कहते हैं। ठीक है, बोतल वगैरह का ढक्कन वगैरह बनाने के इस्तेमाल में भी वो कॉर्क आता है। तो उसी में इन्होंने ढूंढा था रॉबर्ट हुक ने।
तो इससे ये क्वेश्चन बनता है कि निर्जीव में सबसे पहले सेल को किसने खोजा था। तो निर्जीव में भी अगर क्वेश्चन आए कि निर्जीव में सबसे पहले सेल को किसने खोजा था, तो निर्जीव में सबसे पहले सेल को रॉबर्ट हुक ने खोजा था। या सीधा सीधा क्वेश्चन दिया कि सबसे पहले सेल को किसने खोजा था, तब भी आंसर हमारा रॉबर्ट हुक ही आएगा। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं कि इन्होंने तो निर्जीव में ढूंढा, लकड़ी में ढूंढ दिया। लकड़ी क्या होता है, निर्जीव होता है, लकड़ी में ढूंढा। उसके बाद एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सजीवों में यानी कि इसको हम कह सकते हैं जीवित कोशिका की खोज किसने की। जीवित कोशिका की खोज किसने की, जीवित कोशिका की खोज किसने की। ठीक है, इसमें भी आपको क्वेश्चन लगा सकता है कि सबसे पहले, इसमें लगा देगा सबसे पहले। देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले सजीवों में, जीवित कोशिका, सजीवों में कोशिका की खोज किसने की, कोशिका की खोज किसने की, क्वेश्चन ये दे सकता है। ठीक है, देखिए जीवित को हटा दिया जाए तो आपका क्वेश्चन बनेगा कि सबसे पहले सजीवों में कोशिका की खोज किसने की, ये क्वेश्चन बनेगा। या पूरा क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं कि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की। तो हमारा आंसर आएगा ल्यूवेनहॉक। इनका पूरा नाम था, इनका पूरा नाम एंटोनी, इनका पूरा नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। वॉन ल्यूवेनहॉक, ध्यान रखिए। सजीवों में कोशिका की खोज किसने की, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। या इसी को क्वेश्चन को घुमा करके पूछा जा सकता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की। ठीक है, ध्यान से फिर से रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले सेल की खोज किसने की, तो आंसर आएगा रॉबर्ट हुक। कब की थी, 1665 में। एक क्वेश्चन ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन, निर्जीव में सबसे पहले सेल की खोज किसने की, तब भी आंसर आएगा रॉबर्ट हुक। ठीक, उसके बाद पूछा जाएगा कि रॉबर्ट हुक ने निर्जीव कोशिका की जो खोज की थी वो किस में की थी, कॉर्क में की थी। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए, कॉर्क का मीन्स होता है लकड़ी का गुटका। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, सबसे पहले सजीवों में कोशिका की खोज किसने की, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एक क्वेश्चन ये बना। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये बनेगा कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तब भी आंसर हमारा बनेगा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया हमारा इम्पॉर्टेंट। आप इसको नोट कर लीजिए और नोट करके थोड़ा जल्दी जल्दी लिखने का भी कोशिश कीजिए ताकि आपको हमेशा याद रहे। जब तक लिखेगा नहीं तब तक याद रहेगा नहीं, तो याद करना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, रॉबर्ट हुक ने जो सेल की खोज की थी, क्योंकि उन्होंने सेल की खोज की इसीलिए उनको फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाता है। फादर ऑफ साइटोलॉजी। ये भी क्वेश्चन बनता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है SSC MTS में, रेलवे ग्रुप बी में, NTPC में भी, जो कि अभी एग्ज़ाम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है तो आ सकता है क्वेश्चन। फादर ऑफ साइटोलॉजी किनको कहा जाता है, तो आंसर होगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक।
ठीक है। नेक्स्ट, अब लीवेनहॉक की बात करते हैं। लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी, यानी सजीवों में उन्होंने खोजा था, तो इसीलिए वो उनको भी एक का फादर बना दिया गया, फादर ऑफ, इनको बोला जाता है फादर ऑफ बैक्टीजियोलॉजी। बैक्टीजियोलॉजी न्यू टर्म है, इसको ध्यान से याद रखिएगा, ये एक्स है, बैक्टीजियोलॉजी, ठीक है। इस ये कौन थे, तो लीवेनहॉक याद रखना है, लीवेनहॉक। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट क्रोक, फादर ऑफ बैक्टीजियोलॉजी वो होते हैं लीवेनहॉक। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो बात करते हैं कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्लाइडे, और एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्वान। ये दो ऐसे वैज्ञानिक थे। स्लाइडे जो थे ये पेड़ पौधों का अध्ययन करते थे, पेड़ पौधों का अध्ययन करते थे। यानी पेड़ पौधों का अध्ययन करने वाले ये वैज्ञानिक थे, कौन, स्लाइडे। और स्वान जो थे ये जंतुओं का अध्ययन करते थे, जंतुओं का अध्ययन ये करते थे स्वान, ठीक है। तो जब ये अध्ययन दोनों ने किया तो इन दोनों को एक थ्योरी मिला, इन दोनों ने मिलकर एक थ्योरी दिया, इनको भी वो चीज़ मिल गया और उनको भी मिला। क्या मिला भाई, तो इनको ये मिला कि पेड़ पौधे जो होते हैं ना वो कोशिका के बने होते हैं। ये स्लाइडर ने कह दिया, ये स्टडी किए, स्टडी करके इसने कहा, स्लाइडर ने कहा कि पेड़ पौधे कोशिका के बने होते हैं। स्वान भी स्टडी किए और इनको भी स्टडी करने के दौरान पता चला कि जंतु भी कोशिका के ही बने होते हैं। तो इन दोनों ने मिल करके एक स्टेटमेंट दे दिया कि इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि शरीर कोशिकाओं का बना होता है, शरीर कोशिकाओं का बना होता है, इसीलिए कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। तो ये जो स्टेटमेंट इन्होंने कहा, इसी स्टेटमेंट को कोशिका सिद्धांत कहा गया। ध्यान रखिएगा, अगर कोई पूछता है कि कोशिका सिद्धांत किसे कहते हैं तो आंसर में आएगा कि शरीर कोशिकाओं का बना होता है और इस कोशिकाओं को शरीर की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। यही स्टेटमेंट कोशिका सिद्धांत कहलाता है। और कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। तो आप स्टेटमेंट को लिख सकते हैं कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, या कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। इस टाइप से क्वेश्चन देता है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो याद रखेगा स्लाइडेन और स्वान, इन दोनों ने मिलकर ये सिद्धांत दिया था। कब दिया था, तो लगभग 1838 ईस्वी के आसपास इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनका नाम है और ये कोशिका सिद्धांत वर्ड, यानी कोशिका सिद्धांत किसने दिया, स्लाइडेन और स्वान ने दिया। ये रेयर पूछता है कि कब किया था, फिर भी आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे अब बढ़ते हैं। तो अब सेल की बात करते हैं। सेल पूरी दुनिया की बात करते हैं, यानी पूरे संसार में
संसार में सबसे छोटा, ये सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, उसका नाम क्या है? सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे छोटी कोशिका का नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। याद रखना है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। शुरू का ही अगर माइको याद रखिएगा तो आपको ऑप्शन में पकड़ा जाएगा। ये सब सीधा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार SSC MTS के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, कई बार रेलवे के भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो अब टू द पॉइंट इसको याद कर लीजिए, बिल्कुल आसानी से आप इसको कर सकते हैं। सब संसार में, पूरे वर्ल्ड में सबसे छोटी कोशिका का नाम माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ठीक है, नेक्स्ट, ये सबसे छोटी कोशिका है तो सबसे बड़ी कोशिका भी होगा। तो संसार में सबसे बड़ी कोशिका, संसार में सबसे बड़ी कोशिका कौन है? संसार में सबसे बड़ी कोशिका तो वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा ये सबसे बड़ा सेल है पूरे दुनिया में, याद रखिएगा। सबसे छोटा का बात करेगा तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, थोड़ा सा ऊट-पटांग सा नाम है लेकिन इसको रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। संसार में सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग का अंडा। एकदम बिल्कुल इसको रिमाइंड कर लीजिए, बार इसको पढ़िए, एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए, ये हमारा हो गया संसार में। अब हम लोग मानव की बात करते हैं कि मानव में सबसे बड़ा कोशिका और सबसे छोटा कोशिका कौन है? तो आगे बढ़ते हैं कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? तो ये सब नोट डाउन कर लीजिए, लिखिएगा। मानव में सबसे छोटी कोशिका वो होता है स्पर्म सेल। स्पर्म सेल कह सकते हैं या स्पर्म कोशिका कह सकते हैं। हिंदी जो पढ़ते हैं वही स्पर्म कोशिका याद रखिएगा, इंग्लिश वर्ड भी याद रख सकते हैं स्पर्म सेल। ठीक है, उसी तरीके से मानव में सबसे बड़ी कोशिका, मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव में सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु। ठीक है, जो स्त्रियों में निकलता है, स्त्रियों में पाया जाता है अंडाणु, वो सबसे बड़ा होता है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है। ठीक है, और ये मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म कोशिका होती है, जो पुरुषों में होता है। ये पुरुषों में पाया जाता है। ठीक है, और ये स्त्रियों में पाया जाता है। ठीक है, यानी स्त्री में ये ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मानव में सबसे लंबी कोशिका, मानव में सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका वो है न्यूरॉन। न्यूरॉन कह सकते हैं, जिसको हम लोग तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। तंत्रिका कोशिका भी कह सकते हैं इसको।
याद रखिएगा, दोनों नाम इम्पोर्टेंट है, न्यूरॉन कहिए या तंत्रिका कोशिका कहिए। ये मानव में सबसे लंबी कोशिका होती है, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है? तो ये मस्तिष्क में होता है, मस्तिष्क में पाया जाता है। मानव जो मस्तिष्क होता है उसी में न्यूरॉन यानी मस्तिष्क में पाया जाता है, याद रखिएगा। हमारा जो सर होता है, माथा होता है, उसी में ये न्यूरॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए आगे। ये सब सारा इम्पोर्टेंट है, इसलिए सबको अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत ही फ़ायदा करेगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट है मानव में ही, आगे बढ़ते हैं। मानव में विभाजन रहित कोशिका। देखिए विभाजन रहित का अर्थ क्या होता है? वैसी कोशिका जो विभाजन नहीं करती है, मतलब जो 1 से 2 में नहीं बदलती है। ऐसे हमारे बॉडी में जो सेल होते हैं उसकी टेंडेंसी होती है कि सेल क्या होता है, 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल, ठीक है। इस तरीके से बढ़ करके वो उत्तक का निर्माण करते हैं, पूरे ग्रुप ऑफ सेल बन जाते हैं और जो कि उत्तक का निर्माण करते हैं, ठीक है। उत्तक निर्माण होता है, उत्तक का जब ग्रुप बनता है, समूह बनता है तो अंग को बनाता है, अंग का जब समूह बनता है तो अंग तंत्र बनता है, और अंग तंत्र जब मिलता है तब तो जाकर के पूरे बॉडी का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा कि मानव में वो कौन सा कोशिका है जो कभी भी विभाजन नहीं करती, यानी कि वो एक ही बार निर्माण होगा, वो निर्माण होगा लेकिन वो विखंडन नहीं करेगा, यानी अपने से एक नया सेल का उत्पत्ति नहीं करेगा। तो वो कौन है? तो वो कौन सा है? याद रखिएगा न्यूरॉन। वो न्यूरॉन ही ऐसा कोशिका है जो विभाजन नहीं करता है, और ये मस्तिष्क में पाया जाता है। इसीलिए हम लोगों को जब सर में चोट लग जाता है तो हमारा जो सेल मस्तिष्क में पाया जाता है, ये न्यूरॉन सेल जो पाया जाता है, वो टूटे फूटे भागों को फिर से नहीं बना सकता है, क्योंकि ये क्या होता है, विभाजन करता ही नहीं, नई कोशिकाओं का निर्माण करता ही नहीं है। तो जब नए कोशिकाओं का निर्माण नहीं करेगा तो टूटे फूटे जो अंग होंगे उनका फिर से नए शरीर से निर्माण नहीं हो पाएगा। इसीलिए जिनको भी मस्तिष्क में चोट लग जाता है उनका बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हेलमेट पहनने के लिए, सर को बचाने के लिए लोग ज़्यादा सजेस्ट करते हैं। गाड़ी चालक जो होता है उनको हेलमेट पहनने के लिए कहा जाता है कि आप हेलमेट पहन के चलिए। शरीर में कहीं चोट लग जाएगा तो वो आपका ठीक हो सकता है, लेकिन ब्रेन में अगर चोट लग गया तो वो आपका ठीक नहीं होगा, चांसेस बहुत कम हो जाता है बचने का। तो हेलमेट ज़रूर पहने, ध्यान रखें। चलिए, तो ये हमारा हो गया मानव में विभाजन रहित कोशिका। वैसी कोशिका जो विभाजन यानी विखंडन यानी नई कोशिकाओं का निर्माण नहीं करता है, वो है न्यूरॉन, ठीक है। ठीक है, अब उसी तरीके से मानव में ही एक ऐसा पार्ट होता है, एक ऐसा अंग होता है जो बहुत ही तेज़ी से कोशिका का निर्माण वहाँ पे होता है। मानव में सबसे तेज विभाजन, मानव में सबसे तेज विभाजन किस कोशिका मानव में सबसे तेज विभाजन किस कोशिका का होता है? याद रखिएगा, लीवर कोशिका का। लीवर सेल जो होता है, लीवर में जो सेल पाए जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा विभाजन
क्रिया को संपन्न करते हैं, बहुत ही ज़्यादा उनमें विभाजन होता है। इसीलिए लीवर जो होता है वो अपने को फिर से निर्माण कर सकता है। लीवर में किसी तरह का कोई खराबी आ गया, किसी तरह का कहीं से कोई त्रुटि आ गया, तो लीवर क्या करता है, उसको फिर से रीजनरेट कर लेता है, फिर से उसको बना देता है। तो याद रखिएगा, ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो रीजनरेट करने की कैपेसिटी रखता है, फिर से अपने आप को बनाने की कैपेसिटी रखता है, तो वो है लीवर। ठीक है, और लीवर में जो सेल पाए जाते हैं वो सबसे ज़्यादा विभाजन करने की कैपेसिटी रखते हैं, इसीलिए वो बहुत ही जल्दी अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग ये पढ़ लिए यहाँ तक कि मानव में कौन सबसे बड़ी कोशिका है, कौन सबसे छोटी है, कौन विभाजन रहित कोशिका है, किसमें सबसे तेज विभाजन होता है और कौन सबसे लंबी कोशिका है। ठीक है, इसके बाद ये सारा हम लोग जो पढ़े हैं ये कहीं ना कहीं सब जंतु से ही रिलेटेड है, याद रखिएगा। हम लोग जो मनुष्य हैं, मनुष्य भी जंतु की कैटेगरी में ही आते हैं। तो पादप की हम लोग जब बात कर रहे थे, क्योंकि पादप अर्थात पेड़ पौधे, ठीक है, पेड़ पौधों में भी तो सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका होगी। हमने जंतु में पढ़ लिया, तो हमने जो पढ़ा है संसार में सबसे छोटी कोशिका, तो हमने माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जो कहा वो जंतु में ही माना जाएगा कि जंतु की सबसे छोटी कोशिका होगी। ठीक है, उसी तरीके से शुतुरमुर्ग का अंडा वो क्या है, जंतु की ही कैटेगरी का सबसे बड़ा कोशिका है। उसी तरीके से पादप में पढ़ेंगे कि पादप में सबसे छोटी कोशिका होती है कौन, तो पादप में सबसे छोटी कोशिका, पादप में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो पादप में सबसे छोटी कोशिका का नाम है डकवीट। याद रखिएगा, डक, डी उसी का डक, WWDS, डकवीट्स। और पादप में ये तो सबसे छोटी हो गई, पादप में ही अगर पूछेगा, पादप में दूसरी सबसे छोटी, दूसरी सबसे छोटी कोशिका, दूसरी सबसे छोटी कोशिका, ये सारा इम्पोर्टेंट है। पादप में दूसरी सबसे छोटी कोशिका वो है RBC, याद रखिएगा, RBC, रेड ब्लड सेल। ठीक है, उसके बाद रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कार्पसल्स, चलिए उसके बाद आता है कि पादप में सबसे बड़ी, पादप में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो पादप में सबसे बड़ी कोशिका का नाम है जाइलम सेल। जाइलम कोशिका, यानी इंग्लिश में ही इसको हम लोग जाइलम ही कहते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जाइलम सेल। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था अभी तक सेल के बारे में। आगे हम लोग पढ़ेंगे पादप सेल और जंतु सेल, यानी पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में, दोनों में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं होती हैं, दोनों कैसे जिंदा रहते हैं,
तो ये सभी चीज़ें आगे की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करें। आपका लाइक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल होता है। अगर आप लाइक करते हैं तो हम जो मेहनत करते हैं वो हमें लगता है कि हम आप लोगों तक कुछ पहुंचा पा रहे हैं, जिसका रिप्लाई लाइक के फॉर्म में हमें मिलता है। तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आने वाले लेटेस्ट जितने भी वीडियो होंगे वो सब आपको सब्सक्राइब करने पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू।